हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्वांटा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट जीके एंड करंट अफेयर्स एमसीक्यूज की, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। लास्ट वीडियोस में हमने बात कर लिया था अगस्त मंथ की, ठीक है। अगस्त मंथ के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जीके, चाहे स्टैटिक हो या फिर करंट अफेयर के क्वेश्चंस की चर्चा कर लिए थे। अब बारी है सितंबर मंथ की। तो पार्ट 1 में जो फिलहाल ये वीडियो होगा आपका पार्ट 1 होगा। पार्ट 2 में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे पास बच जाएंगे। 1 से लेके 15 तक के बीच की आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे, कुछ स्टैटिक के क्वेश्चंस होंगे। स्टैटिक क्वेश्चंस के अलग से भी काफ़ी क्वेश्चन करा देंगे, डिफरेंट टॉपिक्स जो आपके हमेशा पूछे जाते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सब में ज्योग्राफी वगैरह से रिलेटेड। इसमें हम 90% 80% क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के होंगे, कुछ क्वेश्चन स्टैटिक्स के होंगे, ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उनको जानना। तो स्टार्ट किया जाए। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके सामने होंगे, देखिए आप जरूर इनसे रूबरू हुए होंगे। इंपॉर्टेंट आपके करंट चलते रहते हैं सारे, आपके देखिए आते रहते हैं कौन से इवेंट्स कहाँ पे हो रहे हैं। शायद देखिए इस बार G20 से क्वेश्चन आपका आने ही वाला है, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आएंगे, बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चंस आएंगे, तो इन पे पूरी नज़र आपको रखना ही रखना है। नहीं भी रख पा रहे हैं तो आप अपनी सारी प्रिपरेशन करते रहिए, उसके साथ साथ हम सारा फिल्टर करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने पेश करेंगे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी गवर्नमेंट की स्कीम है पीएम उज्ज्वला स्कीम या योजना के बारे में आपने सुना होगा। तो पूछ सकते हैं आपसे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द पीएम उज्ज्वला योजना। तो आप क्या बताओगे? तो ऑब्वियस सी बात है, एलपीजी कनेक्शंस के लिए इस योजना को लाया गया है, जो फ्री में आपको दिया जाएगा, प्रोवाइडिंग फ्री एलपीजी कनेक्शंस टू वीमेन, ठीक है। तो इसका एक आपका टारगेट रखा गया है, कितने से इतने तक, इतने फाइनेंशियल ईयर तक हम इसको पूरा करने वाले हैं। तो इसके भी टारगेट को बढ़ा दिया गया है और यहाँ पे पूरा आपके सामने है, इसको भी पढ़ सकते हैं आसानी से, ठीक है। जैसे आपके 75 लैक्स एलपीजी कनेक्शंस ओवर ए पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 ईयर्स, ठीक है, जो 23 से लेके 26 तक की आपकी टारगेट रखा गया है, ठीक है। और बाकी इसके लिए पैसे वगैरह भी जो अलॉट किए गए हैं, 1650 करोड़ रुपए सरकार ने इस योजना के लिए आपका क्या कर दिया गया है, पैसे को आउट कर दिया गया है। और यहाँ पे 75 लाख फ्री एलपीजी कनेक्शन विल बी प्रोवाइडेड टू वीमेन फ्रॉम पुअर एंड नीडी फैमिलीज टू एनेबल देम टू बेनिफिट फ्रॉम उज्ज्वला स्कीम। तो इसके तहत आपको क्या दिया जाएगा, आपका सिलेंडर होगा, स्टोव वगैरह होगा, पूरा सेट आपको दिया जाएगा। 9.6 करोड़ एलपीजी सिलेंडर्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। ये भी डेटा आपको याद रखना है। अभी आपसे स्टैटिक पोर्शन पूछ लेंगे कितना अभी तक दिया जा चुका है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सब इसके बारे में जानकारी। यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया जाएगा, द फर्स्ट रिफिल एंड स्टोव विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। उज्ज्वला स्कीम के जो बेनिफिशरीज होंगे उनको दिया जाएगा। तो ये भी आपसे ऐसा ही सेंटेंस के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, या आपसे सीधा आंसर आपसे जानने की कोशिश कर सकते हैं कितना, ठीक है। फैक्ट पूछ लेंगे या 2-3 ऑप्शंस देके क्या इसमें से सही है गलत है, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये सब भी डेटा वगैरह भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। वैसे बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना, बस फैक्चुअल आपको जानकारी रखनी है, ठीक है। ये सभी सारी बातें इससे रिलेटेड है, क्या क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो पूरा जो गवर्नमेंट की स्कीम थी आपके लिए अटैच कर दी है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन निपा वायरस से आ चुका है आपके सामने। ये भी पूछा जा सकता है, अभी फिलहाल स्टार्ट हुआ, इसके केसेस वगैरह भी पाए गए, आपके केरला वगैरह में डेथ वगैरह हुई। तो पूछ लेंगे आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल स्पीसीज इज अ नेचुरल रिजर्वियर ऑफ द निपा वायरस। कहाँ से ट्रांसमिट हुआ है, आपको पता है कि आपका कैसे होता है, एनिमल टू आपका ह्यूमंस है। तो पिग, बैट्स, डॉग्स या काऊ। तो ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज बैट्स, ठीक है। किससे हुआ, बैट से हुआ, चमगादड़ जिसको आप कहते हैं। तो ये सारी केसेस के बारे में 3 इंडिविजुअल्स हैव टेस्टेड पॉजिटिव इन केरला। कभी पूछ लेंगे कहाँ पे रिसेंटली आपका डिटेक्ट हुआ, केरला वगैरह में, अभी ध्यान में रखिएगा। जिसमें एक की मौत हो गई, बाकी 2 लोगों का ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है, तो काफ़ी फैल भी रहा है। तो इसके बारे में जानकारी पूरा यहाँ पर भी देखिए अटैच कर दिया हूँ, इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। कैसे कैसे आपका ट्रांसमिट होता है एनआईवी, ठीक है, जो निपा वायरस कहा जा रहा है, डिस्कवर्ड इन मलेशिया इन द 1998। ये स्टैटिक पोर्शन आपका हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद प्राइमरी होस्टेज ऑफ निपा वायरस फ्रूट बैट्स हैं, ठीक है। ये भी ध्यान में आपको रखना है, कैसे ट्रांसमिट होता है, ये भी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए बेसिक्स में। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द ई कोड्स मिशन मोड प्रोजेक्ट। ई कोड्स अब ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है, आपको पता ही है कि चीज़ें बदल रही हैं, पेंडिंग केसेस इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, आपके क्या कहते हैं
न्यायालय कोर्ट्स वगैरह में, तो इसको हम करने के लिए, जल्द से जल्द निपटारा करने के लिए ई कोर्ट्स वगैरह भी लाए जा रहे हैं। तो इससे पहले से भी था और इसको थोड़ा टेक्नोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग बना के बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल, रिड्यूसिंग कोर्ट केसेस या इंप्रूविंग एक्सेस टू जस्टिस यूजिंग टेक्नोलॉजी, या फिर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फिजिकल कोर्ट्स, या एनहेंसिंग सिक्योरिटी इन द कोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस। तो बात आपकी कहां पे आके रुकनी चाहिए, इंप्रूविंग एक्सेस टू जस्टिस यूजिंग टेक्नोलॉजी। इसके माध्यम से हम केसों को जल्दी से निपटारा करेंगे और बहुत जल्द लोगों को राहत देंगे। ठीक है, तो ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है जिसमें पूरा आउटले वगैरह किया गया है 7210 करोड़ रुपए, स्पैनिंग फॉर 4 ईयर्स। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें कहा गया है अंडर इम्प्लीमेंटेशन सिंस 2007 एज पार्ट ऑफ द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान का पार्ट भी है। तो ई सेवा केंद्र वगैरह आपके खोले जाएंगे, जिसमें 4400 ई सेवा केंद्र एट ऑल कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, टू फैसिलिटेट दिस इनिशिएटिव्स। ठीक है, तो इसके पीछे यही कारण है कि हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से, यहाँ पे देखिए साफ साफ कहा जाता है ना, इट विल इनेबल सिटीजंस इंक्लूडिंग दोज विदाउट एक्सेस टू टेक्नोलॉजी टू एक्सेस जुडिशियल सर्विसेज थ्रू ई सेवा केंद्र। ठीक है, जो नहीं एक्सेस कर सकते, भाई आपको पता ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा 70-80 करोड़ लोग ऐसे जिनको कुछ पता ही नहीं है कैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करे, तो यहाँ पे जाके वो अपनी फैसिलिटी को लाभ उठा सकते हैं। तो ठीक है, इसका क्या है मेन पर्पस, इंप्रूविंग एक्सेस टू जस्टिस यूजिंग टेक्नोलॉजी। ये सारी बातें यहाँ पर भी वही जो हम लोगों ने चर्चा किया, इफिशिएंट एंड टाइम बाउंड सिटीजन सेंट्रिक सर्विस डिलीवरी होगा, इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, तो ये सब भी आप इनहैंस जुडिशरी प्रोडक्टिविटी होगी। तो ये सब सारी चीज़ें आपके इसका फायदा होने वाला है। अभी हाल ही में रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स रिसीव्ड अ C295 एयरक्राफ्ट फ्रॉम एयरबस। तो व्हाट टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट इज इट, किस तरीके का है, मतलब किस पर्पज से, फाइटर जेट है ये, ट्रांसपोर्ट पर्पज के लिए है, या स्पेस ट्रेवलर है, या फिर ट्रेनर के लिए हमने इसको लिया है। तो ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर द क्वेश्चन इज ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट पर्पस के लिए है मेनली, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे सारी चीजें हैं। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने अटेंड किया, आपका ये प्रोग्राम वगैरह था यहाँ पे तो जर्मनी में, तो वहीं पे ही हैंडओवर वगैरह किया गया। तो ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, बस हमें इसका मेन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन चाहिए जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। विच एज ग्रुप पार्टिसिपेटेड इन द सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट। तो यहाँ पे तो एक स्टैटिक का क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि सुब्रतो कप किस खेल से एसोसिएटेड है, तो आप बता दोगे सीधा फुटबॉल से। दूसरा यहाँ पे पूछा जा रहा है किस किस एज ग्रुप के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा अंडर 14 ईयर्स एंड अंडर 17 ईयर्स के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं सुब्रतो कप इंटरनेशनल, जो आपका यहाँ सारी बातें अंडर 17 जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स कंपटीशन टू बी हेल्ड इन दिल्ली, अभी हाल ही में हुआ दिल्ली गुड़गांव में। उसके बाद अंडर 14 सब जूनियर बॉयज वगैरह भी थे। तो ये सारी बातें यहाँ पे दी गई है। 109 टीमों ने पार्टिसिपेट किया, 27 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के। ये है आपका सुब्रतो कप। फिर स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आपके सामने, स्पोर्ट्स वगैरह के क्वेश्चन काफ़ी आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, मेंस सिंगल आपका टेनिस का हो गया, फिर उसके बाद विमेंस का हो गया, फिर US ओपन जैसे यहाँ पे पूछा ही जा रहा है, फिर उसके बाद आपके इससे आ जाएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन वगैरह के क्वेश्चंस, अदर आपके ओलंपिक्स हो गए। ठीक, ओलंपिक्स के रिसेंटली क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, खैर मैं कराया जरूर हूँगा। ठीक है, तो रिसेंटली सारे इवेंट्स वगैरह, क्रिकेट से क्वेश्चंस आ जाएंगे। एशिया कप अभी रिसेंटली देखिए हुआ है, वर्ल्ड कप आपके एग्जाम के बाद वर्ल्ड कप से क्वेश्चन आ जाएंगे, वर्ल्ड कप सब तब तक हो चुका होगा। तो ये सब हमें ध्यान में रखना है। हु ऑन द 2023 US ओपन 2023 मेंस सिंगल टाइटल, किसने जीता मेंस में, विमेंस में भी बात होगी। तो नोवाक डिजोकोविक, जो आपको पता ही है कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हैं और ऑल टाइम हमेशा जीतते रहते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने डिफीट किया, जिसको डिफीट किया ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, डेनियल को डिफीट किया, कभी कभी पूछ लेते हैं रनर अप वगैरह का क्वेश्चन। ठीक है, और देखिए यहाँ पे इनका विनिंग हिज 4th US ओपन एंड हिज 24th ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा, 24th ग्रैंड स्लैम सिंगल था न्यूयॉर्क में, और ओल्डेस्ट मैन चैंपियन इन द न्यूयॉर्क के हैं ये। डिस्कोविक बिकेम द ओल्डेस्ट मैन चैंपियन इन न्यूयॉर्क इन द ओपन एरा एट द एज ऑफ 36। और
क्या उपलब्धि इन्होंने हासिल की? डिजोकोविक इज द फर्स्ट मैन टू विन द 3 ग्रैंड स्लैम इवेंट। से भी एक देखिएगा रिकॉर्ड्स इन द सेम सीजन 4 टाइम्स। ठीक है, तो ये सभी छोटी छोटी बातें भी हमें ध्यान देना है, क्या पता मेन इवेंट से छोड़ के ही सब आपसे पूछ लें, तो आपको अलर्ट रहना है। हु assumed the G20 presidency from India at the 18th G20 summit held in Delhi। यानी अब अगली बार किसको सौंपा गया, किससे आपका होस्टिंग करवाई जाएगी, किस देश के हेड से? तो नरेंद्र मोदी तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि इस बार हम लोगों ने होस्ट ही किया था। फिर हुए आपके लुइस इनासियो लुला डिसिल्वा या जिनपिंग या व्लादिमीर पुतिन। तो आपको ध्यान में रखना है, अगला जो G20 का समिट होने वाला है वो होने वाला है ब्राजील में। ठीक है ना, तो ब्राजील के हेड को दिया गया लुइस इनासियो लुला डिसिल्वा को। देखिए मोदी चिन्ह दिया नहीं था कि लीजिए अब संभालिए अगली जिम्मेदारी आपकी। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ठीक है, जो उन्होंने क्या किया, हैंडेड ओवर द सेरेमोनियल ग्रेबल टू प्रेसिडेंट लुइस इनासियो लुला डिसिल्वा ऑफ ब्राजील ड्यूरिंग द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ 18th G20। ये भी ध्यान में रखना है हमें, कौन सी G20 थी ये? 18th G20 समिट थी। ठीक है, अगली वाली आपकी ब्राजील में होगी। तो ये सारी बातें हमें ध्यान में रखना है, और इसमें काफ़ी चीज़ें आपके मोदी जी ने देखिए वेरियस ग्लोबल इशूज इंक्लूडिंग UN सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स, इन सब पे काफ़ी बातें हुई, काफ़ी मुद्दे देखिए। अफ्रीकन यूनियन को भी ऐड किया गया। तो ये आपका अगला क्वेश्चन हो सकता है, G20 नहीं G21 कहलाने वाला है। ठीक है, तो ये सब बेसिक्स आप ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में आपके क्वेश्चन से। आदित्य L1 के बारे में पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए, चंद्रयान के बारे में होनी चाहिए, क्योंकि इस साल के सबसे हॉट टॉपिक हैं ये सब। ठीक है, क्वेश्चन आने ही वाला है किसी न किसी तरीके से। तो लेकिन इतनी बार हम लोग हर चीज़ को देख चुके हैं, समझ चुके हैं कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं। ठीक है, एक एक स्टेप बता देंगे कि कब चंद्रयान कदम रखा, क्या क्या किया, लैंड रोवर, प्रज्ञान, सबके बारे में हमें पूरी जानकारी है। तो आदित्य L1 के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, कहाँ से लॉन्च वगैरह किया गया, तो ये सब भी भाई सिंपल सी बात है। मॉरिशस, बेंगलोर, पोर्ट ब्लेयर तो हम जाएंगे नहीं, श्रीहरिकोटा ही हमेशा करते रहते हैं। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। नाम क्या है जो सन का पूरा का आपका क्या करेगा, स्टडी करेगा। अभी हाल ही में भेजा गया तो सीधा नाम ही पूछे दे देंगे, आदित्य L1, सौरभ L1, इस तरीके से करके हो जाएगा। कितनी दूर किलोमीटर पे रह के वो स्टडी करने वाला है, तो 1.5 मिलियन किलोमीटर। कितनी दूरी है चंद्रमा की, अरे आपकी अर्थ से और सन की दूरी कितनी है भी ध्यान में रखिए, 1.5 आपका 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है ना, 150 मिलियन। तो आपको ये भी ध्यान में रखना, देखो कितना वो किए हैं, 1.5 मिलियन किलोमीटर से रह के स्टडी करने वाला है। टोटल जो दूरी है, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, ये भी ध्यान में रखना है, भी मिलियन। तो मिलियन मिलियन कहीं इधर उधर ना हो, 1.15 150, ये सब हमें ध्यान देना है। तो ये सारी बातें हैं यहाँ पे। आदित्य L1 पहुंच भी चुके हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट भी कर रहे हैं, और अब धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे जो खबरें होंगी उनको हमें रखना है ध्यान में। ठीक है, चंद्रयान और आदित्य L1 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडोनेशिया हैज़ लॉन्च द ग्लोबल वीज़ा प्रोग्राम लॉन्च किया है टू अट्रैक्ट फॉरेन नेशनल्स। ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम कॉस्ट टू गेट अ 5 years गोल्डन वीज़ा इन इंडोनेशिया? यानी कितना आप इन्वेस्ट करो कम से कम, तो आपको गोल्डन वीज़ा मिलेगा, और आराम से वहाँ पे रहिए, आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कीजिए, सारी चीज़ें कीजिए। तो ध्यान में रखिएगा, तो ऑप्शन इज $2.5 मिलियन। ठीक है, तो इतना आप करेंगे तो आपको गोल्डन वीज़ा मिलेगा। तो उसके लिए भी इन्होंने अलग अलग आपका क्राइटेरिया बनाया हुआ है। टू क्वालिफाई अ 5 year गोल्डन वीज़ा, एन इंडिविजुअल मस्ट एस्टैब्लिश अ कंपनी इन इंडोनेशिया विद द मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ $2.5 मिलियन। बाकी अदर्स के लिए जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स हैं सच एज डायरेक्टर्स एंड कमिश्नर्स, उनके लिए एलिजिबल फॉर अ 5 year गोल्डन वीजा इन्वेस्टमेंट कितना होने चाहिए, $25 मिलियन। सबके लिए अलग अलग आपका इन्होंने रखा है पूरा स्लैब बना के, कोई बात नहीं। अब देखिए स्टैटिक का क्वेश्चन आ जाएगा आपसे, करेंसी वगैरह पूछ लेते हैं, तो ये भी आपको पूरा लिस्ट वगैरह वैसे शायद आपके पास हो नहीं होगा, तो एक इसका भी वीडियो डाल दूंगा। इंपॉर्टेंट जो कंट्रीज हैं, कैपिटल्स और उनकी करेंसीज, ठीक है, जो अक्सर चर्चा में रहती हैं, लाइमलाइट में रहती हैं, उन पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, जो हम लोग अक्सर बातें करते रहते हैं, जिन भी कंट्रीज 40, 50, 60 कंट्रीज हैं जिनकी अक्सर हम लोग चर्चा करते रहते हैं, या कुछ ऐसी कंट्रीज जो अभी लाइमलाइट में हों, उनसे रिलेटेड उनकी कैपिटल आ जाएगी, करेंसी आ जाएगी, तो ये भी ध्यान में rखिएगा। तो उसी तरीके से साउथ कोरिया की आपसे करेंसी वगैरह पूछ लेंगे तो आप तुरंत बता दोगे, पाउंड तो है नहीं, यूरो भी नहीं, पेसो भी नहीं है, क्या है, साउथ कोरियन वॉन है। ठीक है,
तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट स्टैटिक का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। प्रेसिडेंट वगैरह यून सुक योल हैं आपके प्राइम मिनिस्टर, हैंडोक सू हैं कैपिटल, सियोल है साउथ कोरियन, वॉन इज द करेंसी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें बेसिक्स भी पता होनी चाहिए, मतलब ये सब तो आते ही रहते हैं, वही है कि हाँ आते हैं क्या पढ़ें, तो कभी कभी ब्लंडर भी हो जाता है, तो देख लेना चाहिए चीज़ों को, ठीक है। अक्सर हमें इग्नोर करने की आदत नहीं होनी चाहिए ऐसी चीज़ों को जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि चीज़ें होती नहीं कि रिवाइज भी नहीं होगा ना वो चीज़, तो धीरे धीरे दिमाग से भी उतर जाती, कोई भी कितनी भी सरल और सस्ती चीज़ हो, ठीक है। तो इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। या किसी बात पे आप चर्चा कर रहे हैं, आगे पीछे कुछ चीज़ ऐसी आ गई जो आपको लगे बहुत सरल है, इसको क्या चर्चा करें, छोड़ देते, लेकिन कर लेना चाहिए, वो चीज़ें ताज़ा हो जाएंगी और जीवन भूलेगा नहीं। वर्ल्ड लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड ऑन सितंबर 8, हर साल सेलिब्रेट होता है लिटरेसी डे, पूछा भी जाता है आपके एग्जाम में। तो व्हेन वाज द फर्स्ट वर्ल्ड लिटरेसी डे, देखिए करंट अफेयर नहीं पूछा आपसे, ले गया उठा के आपको पुराने जमाने में स्टैटिक के पोर्शन में, चलो भैया बताओ पहली बार कब आपका वर्ल्ड लिटरेसी डे सेलिब्रेट हुआ। तो इन द ईयर 1965-66। अब देखो एकदम सब करीब भी दे दिया, आप एलिमिनेट भी नहीं कर सकते कि 40-50 साल से तो मनाया ही जाता होगा, तो करीब में डाल दिया तो आप फिर गए। तो राइट आंसर आपको ध्यान में रखना होगा, इसमें भाई याद रहेगा तभी इंसान कर पाएगा। तो 1966 सबसे फर्स्ट टाइम वर्ल्ड लिटरेसी डे सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। तो 8 सितंबर को, तो अगर वैसे मान लें कि हर साल कब आपका सेलिब्रेट करते हैं, तो 8 सितंबर ध्यान में रखिएगा। क्यों? प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड ट्रांजिशन, बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटीज। पता है कि शिक्षा कितनी बड़ी चीज है, जो जितना ज्यादा पढ़ेगा उतना ही ज्यादा दहाड़ेगा। क्या बोले थे भीमराव अम्बेडकर साहब, शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, सही बात। तो आप भी जितना ज़्यादा पढ़िए, आगे बढ़िए, तो उतना ही ज़्यादा आपका पावर होगा, वकाल होगा। तो उसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए हम लोग लिटरेसी डे मनाते हैं कि कितना ज़्यादा जरूरी है। तो इन द ईयर 1966 यूनेस्को, जो आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट वगैरह देखो सब डिसाइड, अभी देखिए 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी आपकी आ गई हैं, वीडियो आपने देखा ही होगा। तो कौन कौन सी ध्यान में रखिएगा, आपका एक तो शांति निकेतन कोलकाता में, आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी का घर, और उसके साथ साथ आपका होयसल टेम्पल्स। तो 2 चीज़ ऐड हो गई हैं। अब टोटल नंबर ऑफ क्या वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी हो गई हैं? 40 से बढ़ के 42 हो गई हैं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो यूनेस्को ने डिक्लेयर किया आपका 1966 में, जो कि क्या हुआ, आपका वर्ल्ड लिटरेसी डे मनाएंगे, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हैं उसकी बताने के लिए। तो यूनेस्को इनकरेज इंटरनेशनल लिटरेसी डे इन पार्टनरशिप विद द गवर्नमेंट्स, लोकल कम्युनिटीज, चैरिटीज एंड एक्सपर्ट्स इन द फील्ड ऑफ वर्ल्ड वाइड, यानी सबसे संपर्क करता है, ठीक है। चाहे वो गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स हों, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हों, लोकल कम्युनिटीज हों, चैरिटीज हों, तो इसका मेन पर्पज यही रहता है शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा और लोगों को शिक्षित बनाना। ग्रीन रेलवे स्टेशन काफी चर्चा में रहा, ये आपका ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन वाज अवॉर्डेड टू विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन विद द हाईएस्ट ग्रेड ऑफ प्लैटिनम बाय आईजीसीबी, सीसीआई के द्वारा आपका प्रमाणित किया जाता है प्लैटिनम, मतलब 3 आपके वो दिए जाएंगे, सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, सिल्वर, गोल्डन, प्लैटिनम। तो आपको प्लैटिनम मिल रहा है, दैट्स मीन्स आप ग्रीनरी या ग्रीन इन्वायरमेंट को कितना ज्यादा आप सपोर्ट कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को प्लैटिनम सर्टिफिकेट मिल गया है, किसके द्वारा? आईजीसीबी के द्वारा। तो ये आईजीसीबी एस्टैब्लिश कब हुआ, जो ये सर्टिफिकेट्स दे रहा है ऐसे प्लेटफॉर्म्स को, प्लेटफॉर्म इन द सेंस की चाहे वो रेलवे स्टेशन हो या फिर आपके कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हों जो पूरा फॉलो कर रहे हैं। अभी आप देखिए आपका यशो भूमि बना, जो सबसे बड़ा इंटरनेशनल कन्वेंशन एक में से एक है दुनिया के, तो उसको भी दिया गया आपका प्लैटिनम सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये स्टैब्लिश कब हुआ, यही बात आपके सामने आ रही है। तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज इन द ईयर 2001, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इन द ईयर 2001 में स्टैब्लिश हुआ। और देख लेते हैं इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन। ये देखिए सीसीआई, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है, जो आईजीबीसी है इज अ पार्ट ऑफ द सीसीआई। भी आपसे पूछ सकते हैं किसका पार्ट है, कोई मिनिस्ट्री जोड़ देंगे, फिर सीसीआई भी लिख देंगे, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। और आईजीबीसी का फुल फॉर्म भी ध्यान में रखना, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसने दिया है आपका प्लैटिनम सर्टिफिकेट, एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2001, ठीक है। इट इज इंडियाज
प्रीमियर सर्टिफिकेशन बॉडी है, ठीक है, जो सर्टिफिकेट्स वगैरह आपकी दे रही। द काउंसिल ऑफर्स अ वाइड एरे ऑफ सर्विसेज व्हिच इंक्लूड्स डेवलपिंग न्यू ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग प्रोग्राम, सर्टिफिकेशन सर्विसेज, ग्रीन बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, तो ये सब चीजें बढ़ावा मिले और सर्टिफिकेट उसको दिया जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री सबल स्कीम, विच स्टेट सीएम हैज लॉन्च द मुख्यमंत्री सबल स्कीम। क्या है सबल स्कीम, इसके बारे में जानना चाहिए। तो मेनली जो आपका फिजिकली हैंडीकैप्ड वगैरह बच्चे होते हैं स्पेशली, उनको दिया जाता है इस स्कीम का फायदा। तो किस स्टेट के सीएम ने लॉन्च किया, हिमाचल प्रदेश के सीएम ने लॉन्च किया, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये भी आपका एक स्टैटिक का क्वेश्चन आ गया, करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया कि क्योंकि गवर्नर हो गए, सीएम वगैरह हो गए, यही सिंपल सा क्वेश्चन उठा के पूछ लेंगे। तो इन्होंने ही लॉन्च किया, क्या है पूरा इसका भी फुल फॉर्म देख लीजिए सबल का, स्पोर्टिंग एबिलिटी रिबिल्डिंग एस्पिरेंट्स एंड लाइवलीहुड स्कीम सबल फ्रॉम नादौन इन डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। किस लिए, टू इंप्रूव द लाइव्स ऑफ स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन इन हिमाचल प्रदेश। इसका मेन यही क्या रहा, ऑब्जेक्टिव रहा, ठीक है। यहाँ एप्स वगैरह भी रखा गया है, स्विफ्ट चैट ऐप जिसपे आप बात कर सकते हैं, जान सकते हैं इसके बारे में, अपने बारे में बता सकते हैं। 400 स्कूल्स अक्रॉस हमीरपुर, सोलम एंड शिमला डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल है, ठीक है। सब अंदर की बातें हैं जो आपके इंफॉर्मेशन को थोड़ा और एक्सपैंड करेंगे और काफी समय तक याद रखने में मदद करेंगे। जल जीवन मिशन काफी बड़ी स्कीम है, आपके सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, हैज रीच्ड अ माइलस्टोन ऑफ 13 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स टैपिंग कनेक्शन इन हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूटीज, यानी कितने स्टेट्स और यूटीज मिला के 13 करोड़ लोगों के घर टैप वाला पानी उपलब्ध कराया जा चुका है। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं 9 स्टेट, 8, 10 या 12, ठीक है, स्टेट्स और यूटीज दोनों मिला के, ठीक है। तो सही जवाब आप ध्यान में रखिएगा, 9 स्टेट्स एंड यूटीज मिला के अभी तक आपके 100% यहाँ पे बोल दिया गया है कि हमने कवर कर दिया है, ठीक है। पेपर में तो काम हो गया है, लेकिन अब आप जब गांव में जाएंगे या रूरल एरिया में जाएंगे, भैया पानी पहुंचा है नहीं पहुंचा, रहे साहब अभी तो हम देख पाए नहीं किए कि कैसे आता है टंकी में पानी, हम टीवी में देखे हैं। तो ग्राउंड रियलिटी कुछ और रहती है। जैसे आपने 100% सैनिटेशन प्रोग्राम देख लिए होंगे, कितने सारे स्टेट्स 100% सैनिटेशन फ्री हो गए हैं, मतलब पूरा शौचालय की व्यवस्था हो गई, हर घर शौचालय। लेकिन अब जब आप जाएंगे तो पता चलेगा अभी 50% लोग गांव में खेत में ही जा रहे हैं। तो वही रियलिटी कुछ और ही रहती। खैर एटलीस्ट योजना आगे बढ़ रही है, सोचा जा रहा है, सरकार सोच रही है, कर रही है, तो इसी से हमें सेटिस्फाई हो जाना चाहिए, आज नहीं तो कल तो हो ही जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे अचीव्ड अनदर माइलस्टोन ऑफ प्रोवाइडिंग अ टैप वाटर कनेक्शन टू 13 करोड़ रूरल हाउस होल्ड, काफी बड़ी संख्या है। वर्किंग विद स्पीड एंड स्केल, द लाइफ चेंजिंग मिशन है ये, हैज इंक्रीज द रूरल टैप कनेक्शन कवरेज फ्रॉम ओनली 3.23 करोड़ हाउस होल्ड एट स्टार्ट। अब शुरुआत में इतना था और फाइनली देख रहे हैं बढ़ के 13 करोड़ हो गया इन जस्ट 4 इयर्स। आपके प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त 2019 को लाल किले पे रह के बोले थे कि हम हर घर पानी पहुंचा देंगे, हमारा जो मिशन है जल जीवन मिशन। तो 6 स्टेट्स, वो कौन कौन से फुल स्टेट्स जो आपके हैं, गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये तो आपके 6 स्टेट्स हो गए फुल फ्लेज स्टेट्स, एंड 3 यूटीज भी हैं इसमें, जिसमें पुडुचेरी, दमन एंड दीव दादरा एंड नगर हवेली और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये 3 आपके यूटीज हैं। तो ये सब मिला के पूरे कितने हो गए, 9 हो गए। हैव रिपोर्टेड 100% कवरेज। अब आप कभी जाइए गोवा घूमने, अक्सर आप जाते रहते हैं, तो जरा गोवा के गांव वगैरह में जाके देखो काम माँ पानी वानी मिला कि नहीं, आया कि नहीं, अरे भैया अभी भी जाना पड़ता है। तो खैर वो तो ग्राउंड रियलिटी जानने के बाद ही पता चलेगा। खैर यहाँ पे 100% हमें हो गया। हमारा भैया जीके का क्वेश्चन, कितना स्टेट है, 9 यूटीज और स्टेट मिला के, ठीक है। चलिए मिजोरम भी आप देखिए 100% के करीब हैं, 92.12%, ठीक है। और बिहार भी हो ग्रेट 96.39%, बहुत बढ़िया। तो ये सब भी बहुत जल्दी ही 100% की लिस्ट में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा समय की पाबंदी है। What medal did the Indian men's table tennis team win at the Asian Table Tennis Championship 2023?
2023 क्या जीता हमने, कौन सा मेडल हासिल किया? एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या नॉन ऑफ द अबव। तो हमने कौन सा मेडल मिला? ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, तो मेडल वगैरह भी आपका पूछा जाता है, बड़े बड़े जो इवेंट्स वगैरह होते हैं, तो ये सब सारी बातें आपके सामने हैं। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल हमने पाया, किसने जीता, किसने जिताया, इतना ज़्यादा अंदर तक आपके नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन यस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस तरीके से हमने चंद्रयान लॉन्च किया है तो सब देश देखिए एकदम लाइन पे आए हैं, जिसके अंदर क्षमता है कि हम भी जा सकते हैं चंद्रमा पर, हम भी जा सकते हैं मार्स पर। तो जापान तो भाई नो डाउट किसी से कम नहीं है। विच नेशन, ओहो मैंने बात में लीक कर दिया क्या क्वेश्चन, कोई बात नहीं। विच नेशन लॉन्च द लूनर लैंडर स्लिम विद द एम ऑफ अचीविंग अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून सरफेस। ठीक है, वो कौन सा देश है जिसने स्लिम नामक अपना जो भेजा है लैंडर, ठीक है, लूनर लैंडर को, तो वो भी सॉफ्ट लैंडिंग कराएगा अपने चंद्रयान की तरह। तो कौन सा देश है? चाइना, इंडिया, जापान या फिर रसिया? तो आप बताओगे सर जापान ने ये हिम्मत भरी है और उसका नाम क्या है? स्लिम। जिस तरीके से हमारे आपका लैंडर का नाम था क्या? चंद्रयान, तो उसी तरीके से इनका नाम स्लिम है। ठीक है, तो ये भी भेजे हैं, अब देखिए सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। खैर हमें बस इतना याद रहे, फिफ्थ नेशन टू अचीव अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून सरफेस। कौन सा नंबर का देश है? 5वां। बाकी हम हैं, रशिया हैं, ठीक है, चाइना, अमेरिका, ये सब तो आपका कर ही चुके हैं कारनामा। ठीक है, तो 4 से 5 महीना लेने वाले हैं ये इस चीज़ में। काफ़ी हम लोग से काफ़ी समय ले रहे हैं, लेकिन आराम से लेंगे और समय से पहुँचेंगे। ठीक है, और क्या क्या कर रहे हैं ये? इट विल मेक ऑर्बिटल मैन्यूवर्स ओवर 3 to 4 months बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर लैंडिंग। जनवरी से फरवरी तक खबर हमें मिलेगी भैया पहुंचा या नहीं पहुंचा। ठीक है, कौन सी कंपनी? मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक्स इसको डेवलप वगैरह की है, और यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हम सॉफ्ट लैंडिंग करा के हम भी इंफॉर्मेशन वगैरह ढूंढेंगे और नई नई चीज़ों को पता लगाएंगे ताकि आसानी हो आगे के लिए। विच ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस न्यू पेमेंट ऑप्शंस ऑन द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई? अभी हाल ही में किसी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है? इंट्रोड्यूस किया है नया पेमेंट मेथड वगैरह। तो किसने? आरबीआई ने, एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या एसबीआई? सही जवाब आप क्या बताएंगे? जो सारा दारोमदार है इसका नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, इसने ही न्यू पेमेंट ऑप्शंस आपका यूपीआई पे ले आया है। तो काफ़ी कुछ उस समय आपके बताया गया आपके आरबीआई के गवर्नर के द्वारा, शशिकांत दास। ये भी एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे बना हुआ है ना। अनाउंस दीज ऑप्शंस एट द ऑनगोइंग ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल इन मुंबई। तो कई सारी चीज़ें इन्होंने बताया। हेलो यूपीआई वॉइस इनेबल पेमेंट आ रहा है, क्रेडिट लाइन, यूपीआई लाइट जिससे आप आसानी से कर सको। अब तो वो भी आ रहा है, बिना नेट वगैरह के भी आप पेमेंट वगैरह कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटलाइजेशन को बढ़ाने के लिए देख रहे हैं। टारगेट क्या रखा जा रहा है? 100 बिलियन ट्रांजैक्शन पर मंथ। ठीक है, तो समय बदल गया। एक समय देखिए 2016 में जब आया डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए, तो काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया। पी चिदम्बरम, बड़े बड़े जो जानकार हैं, उन्होंने कहा भैया ये सब चलने वाला नहीं है। ठीक है, एक गरीब आदमी, सब्जी बेचने वाला इंसान कैसे ये सब करेगा? कैसे चलेगी आपकी इकोनॉमी? आज देखिए आप सब्जी मंडी में चले जाइए, आपको 1 रुपये कैश नहीं निकालना है। जैसे सब्जी वगैरह लेने जाता हूँ तो कई बार मैंने नोटिस किया, मतलब हर जगह तुरंत आप पे कीजिए, स्कैन कीजिए, तो कैश वगैरह कैशलेस ही हो गया, सचमुच कैशलेस हो गया। ऑटो वगैरह के लिए 10-5 आप न रखें तो वहाँ पर भी आप पूरा कैशलेस अपना निर्वाह कर सकते हैं। तो ये अच्छी बात है। What was the theme of the ASEAN Summit that Prime Minister नरेंद्र मोदी attended in 2023? एशियन समिट काफ़ी इंपॉर्टेंट बड़ी समिट है, तो इसके बारे में जानना चाहिए। फुल फॉर्म क्या है, नंबर ऑफ कंट्रीज जो इसके अंदर आती हैं उनको भी जानना चाहिए, क्या भारत इसका सदस्य है ये भी जानना चाहिए। ठीक है, क्या थीम है, कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया, किस देश में, तो ये सब आपके बेसिक्स पता होना चाहिए करंट अफेयर में। तो इस बार की थीम क्या थी जो हमारे मोदी जी ने अटेंड किया था इस समिट को? तो थीम वॉज ऑप्शन नंबर सी, एशियन मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ वॉज द थीम। ठीक है, ये हम जानेंगे। और यहाँ पे सारी बातें ही हैं, 20 पॉइंट प्रपोजल वगैरह यहाँ पे रखा गया।
तो मोदी जी भी आपके गए, अपनी बातें रखे कि हम भी हाँ एशियान देशों के साथ अच्छा व्यवहार, अच्छा संबंध, अच्छा ट्रेड वगैरह सारी चीज़ें रखेंगे। कहाँ पे हुआ ये ध्यान में रखिएगा, आपका जकार्ता इन इंडोनेशिया। ठीक है, इवेंट वगैरह वेन्यू वगैरह आपसे पूछ लेते हैं कहाँ पे हुआ। ठीक, तो ये सारी बातें हुई। यहाँ पे मेंबर्स की आपके स्टैटिक पोर्शन का क्वेश्चन आ सकता है कि एशियन मेंबर्स आउट ऑफ दीज नॉट द मेंबर ऑफ, कौन सी कंट्रीज के मेंबर्स नहीं हैं, तो ध्यान रखिए हैं म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस एंड ब्रुनेई। ठीक है, तो ये सब आपके मेंबर कंट्रीज हैं, तो ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीआई एटीएम आ गया है। ठीक है, व्हाट डज यूपीआई एटीएम स्टैंड फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल बैंकिंग एंड एटीएम सर्विसेज। तो कहोगे सर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन बस वही है, थोड़ा आप ब्लंडर के शिकार ना हो जाओ। ठीक है, क्योंकि होता है ना कितनी चीजें आती रहती हैं, उसके बावजूद भी हम ओ माय गॉड शिट ये कर दिया, मैंने गलती कर दिया, तो ये ध्यान में रखना है। तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और एटीएम का फुल फॉर्म हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, तो सही जवाब आप इसी को ही करके आओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी बात पे, और बिना रुके क्या आ गया आपके सामने, डैश, यानी आपका यहीं पे ही आंसर छुपा हुआ है। इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द कोलैबोरेशन बिटवीन नीति आयोग एंड यूएनडीपी फॉर एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक्सेलरेशन इन इंडिया। तो क्या होगा, enhancing data driving monitoring and decision making, strengthening military cooperation, promoting culture enhanced program, या expanding agriculture exports। तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इस क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर ए, enhancing data driven monitoring and decision making। ठीक है, तो यही कोलैबोरेशन वगैरह करके इसका ही क्या रखा गया है, मेन ऑब्जेक्टिव। अब क्या है आपके सामने, देखिए आ गया, आदित्य L1 की बात हो रही है ना। इज द डेजिग्नेटेड डेस्टिनेशन ऑफ द आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट क्या है, मून सरफेस है, या मार्स ऑर्बिट में, या लैग्रेंज पॉइंट L1, इसका नाम रखा गया है सैटर्न रिंग्स। तो कहोगे सर ऐसे बीच बीच में क्वेश्चन हल्का हल्का अगर एग्जाम में भी पूछ लेगा तो हमारा 1 नंबर 2 नंबर तो फिक्स ही है। बिल्कुल सही जवाब रहेगा आपका लैग्रेंज पॉइंट L1, नाम ही इसलिए पड़ा है, जो आपके और आपका सन के सरफेस लगभग 1.5 लाख आपका करोड़ किलोमीटर है, तो वो पूरा देख रहे हैं, स्टडी करेगा और आपको इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर रहते हुए। वर्ल्ड टॉलेस्ट नटराज स्टैचू हैज बीन इंस्टॉल्ड एट विच प्लेस। अभी हाल ही में काफी खबर थी कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू में से एक है ही है। ठीक है ना, टॉलेस्ट नटराज स्टैचू है। तो अभी हाल ही में देखे होंगे ना, G20 की समिट हुई है, तो वहाँ एकदम भारत मंडपम के सामने ही आपका नटराज का स्टैचू जो काफी कई भारी टन में है, अभी देखेंगे आपका कितना है। तो कहाँ है, आपको इंस्टॉल किया गया भारत मंडपम न्यू दिल्ली। ठीक है, जो G20 की समिट हुई वहीं पे ही, ये देख रहे हैं आप, जैसे आप एंट्री करेंगे तो इतना ऊंचा है, और इसका देख रहे हैं टोटल 20 कितना है, 28 फुट टॉल स्टैचू है, और कितने टन वगैरह का है देख रहे हैं, 20 टन्स का है, जो किसके द्वारा किया गया, राधा कृष्णन स्थापथी एंड हिज टीम एट स्वामी मलाई इन तंजौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तो स्टैटिक में भी आपसे जा सकते हैं, कहां बना, किसने बनाया। ठीक है, खैर बहुत ज्यादा नहीं, अष्ट धातु की मूर्ति है। ठीक है ना, 8 मेटल्स इसमें मिले हुए हैं, भारत मंडपम में इंस्टॉल्ड किया गया है। ठीक है, तो 4 दिन लग गए आपका तमिलनाडु से यहाँ तक आने में, दिल्ली फाइनली यहाँ पे लगा। Which among the following was the first dynasty of विजयनगर। आपका क्वेश्चन आ गया स्टैटिक पोर्शन से, फर्स्ट डायनेस्टी कौन सी थी विजयनगर साम्राज्य की, तो संगम डायनेस्टी वाज द फर्स्ट डायनेस्टी। ठीक है, संगम, तुलवा, सुलवा, ठीक है, सब आप सुने ही होंगे, विजयनगर साम्राज्य वगैरह सारी चीजें। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका स्टैटिक से। ठीक है, संगम डायनेस्टी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड एक्सकेवेटेड फ्रॉम द माइंस ऑफ, किस खान से निकाली गई थी कोहिनूर डायमंड, तो आपको पता ही होगा गोलकुंडा की खान से हमें प्राप्त हुआ। बाकी दुनिया भर में सैर किया कोहिनूर डायमंड ने, कभी किसी के सिंहासन पे, कभी किसी के मुकुट पर, तो उसका भी इतिहास अलग ही है, कभी देखा जाएगा, एक सेपरेट वीडियो बना के सोच रहा हूँ बनाऊं, क्या है कोहिनूर डायमंड का इतिहास पूरा।
द ऋग्वेद इज द कलेक्शन ऑफ हाइम्स, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, वर्ड्स या टेक्स्ट ऑफ वॉर्स। तो आपको पता है कलेक्शन ऑफ हाइम्स है, कितने हाइम्स है 1028, ठीक है ना। तो ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट, सारी चीजें इसके बारे में कई बार बातें कर चुके हैं, गायत्री मंत्र वगैरह सब यहीं से ही है, सारी बातें आपके सामने भी देखिए। 1028 पोएम्स वगैरह है, पुरुष सूक्त तो इसी में है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्र वगैरह भी आगे वर्ण सिस्टम में सारी बातें इसी में लिखा गया है। गायत्री मंत्र भी इसी से है, विश्वामित्र ने जो कंपोज किया, ठीक है, 1500 BC के आसपास संस्कृत में लिखी गई सबसे ओल्डेस्ट बुक में से एक। आयुर्वेद दैट इज द साइंस ऑफ लाइफ अपीयर्ड इन द फर्स्ट इन अथर्ववेद, ठीक है ना, तो भी ध्यान में रखिएगा। आयुर्वेद इज द उपवेद ऑफ द ऋग्वेद, ठीक है। और सारी बातें उसमें ना आयुर्वेद में किस तरीके से आप देखते ही होंगे आज के समय आयुर्वेद को कितना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, काफ़ी हेल्पफुल भी होता है आपके हेल्थ वगैरह के लिए भी, तो ये भी हमें जानना चाहिए। तो मोस्ट ट्रीटमेंट्स रिलेटिंग टू गुड हेल्थ एंड डिजीज आर अवेलेबल इन अथर्ववेद, ठीक है। तो उसी से ही काफ़ी चीज़ें ली गई हैं। चरक संहिता के बारे में हमने सुना है, काफ़ी फेमस बुक थी बाई आयुर्वेद एंड इट्स ऑथर इज अग्निवेश, ठीक है। चरक कौन थे? वॉज एन आयुर्वेद फिजिशियन एंड ही वॉज द कोर्ट फिजिशियन ऑफ कनिष्क। स्टैटिक का क्वेश्चन जा रहा है, ठीक है ना। कनिष्क के कोर्ट फिजिशियन थे आपके 78 BC। अकॉर्डिंग टू द पुराण धन्वंतरी भी हमने नाम सुना है, इज नोन एज द इन्वेंटर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन। तो सब बेसिक्स आपके लिए और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इन विच लैंग्वेज वॉज द श्रीमद भगवद गीता ओरिजिनली रिटन? तो कहोगे सर ये सब तो किसी काम के ही नहीं है, कोई भी बता देगा, संस्कृत इज द राइट आंसर। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे IAS हो, चाहे PCS हो, चाहे आपका एग्जाम हो, ठीक है। तो उनको हम लोग भी सोचते हैं कि एग्जामिनर क्या इतना सस्ता क्वेश्चन दे सकता है, खैर वो दे देता है कि बच्चे परेशान हो तो थोड़ा लाइट मूड हो जाए। हु विल लीड द इंडियन क्रिकेट टीम इन द 2023 ODI वर्ल्ड कप? कहोगे सर लीड करने वाले की क्या बात करते हैं, हम तो पूरे 15 प्लेयर्स की या 11 प्लेयर्स की पूरा लिस्ट आपको देते हैं। तो ये तो आपने कैप्टन का ही नाम पूछा, तो रोहित शर्मा की अगुवाई में इस बार वर्ल्ड कप होने वाला है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तीनों। देखिए चाहे आपका वनडे हो, टेस्ट हो, 2020 हो, तीनों में नंबर 1 पे आ गए हैं। वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है तो पूरी पॉसिबिलिटी है। ऑस्ट्रेलिया का वनडे सीरीज देख रहे हैं, 400 का टारगेट दे रहे हैं, नए नए स्टार बल्लेबाज उभर के सामने आ रहे हैं, तो हम काफ़ी अच्छी स्थिति में, मजबूत में हैं। बस भगवान करें वर्ल्ड कप हम लोग जीत जाए, क्योंकि हम बड़े इवेंट्स में ही धराशायी होते हैं, अक्सर हमने देखा है, ठीक है। तो ऐसा ना हो, ठीक है, बस यही दुआ है सबसे। तो रोहित शर्मा विल लीड द इंडियन टीम 2023 ODI वर्ल्ड कप, ठीक है। तो विराट कोहली, शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, ये सब आपके हैं अदर्स प्लेयर्स। तो इस बार काफ़ी धमाका हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो ये पूरी टीम की लिस्ट भी है आपके सामने। मोहम्मद शामी, अक्षर पटेल, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव कब स्टार्ट कर दे छक्के पे छक्का मारना, कल देखिए परसों कल का मैच में काफी बेहतरीन खतरनाक बल्लेबाजी की। हु ऑन द वुमेन्स सिंगल्स टाइटल एट द US ओपन टेनिस टूर्नामेंट? अभी हमने देखा मेंस का, विमेंस का भी आ गया, और आप तुरंत बताओगे, 2 लोगों का नाम आपको बस याद रखना है। उधर डिस्कोविक साहब और इधर आपको कोकी गॉफ ने महिला वाले कैटेगरी में जीता है, ठीक है। ये रही आपके सामने, और ये भी ध्यान में रखना है किसको इन्होंने हराया, दोनों के केस में, मेंस और वीमेंस दोनों में रनर अप को भी ध्यान में रखना है। What was the main focus of the discussion between the Prime Minister Modi and Crown Prince of Saudi Arabia? तो G20 की समिट हुई, कई सारे मुद्दों पे बात हुई। तो इन्होंने किस मुद्दे पे बात की? सऊदी अरब के प्रिंस से इकोनॉमिक कॉरिडोर विद यूरोप, किस तरीके से व्यापार वगैरह करना, सारी चीजें करना, इकोनॉमिक कॉरिडोर वगैरह आपका काफी इनहेंस किया जा रहा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए सारी बातें की गई। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डिजिटल कनेक्टिविटी अक्रॉस एशिया, वेस्ट एशिया एंड यूरोप, ठीक है, किस तरीके से हमें कनेक्शन को स्टैब्लिश करना। तो सारी बातें यहाँ पे हुई। कौन किस नंबर का आपका ट्रेडर है, सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर फॉर सऊदी अरेबिया, इंडिया हो गया है, और सऊदी अरेबिया कैसा है, 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ये भी ध्यान में रखना है। हम तुम्हारे कितना, तुम हमारे कितना। जैसे चाइना वालों के लिए हम सिर्फ और सिर्फ 2%, चाइना हमारे लिए 76%। तो चाइना इसलिए हमें हल्के में लेता है, जो हम बहुत बड़ा बायकॉट करते हैं ना, अरे हम बिजली नहीं जलाएंगे, हम लाइट नहीं ले आएंगे, चाइनीज मोबाइल का बहिष्कार करेंगे। चाइना कहता है हमका क्या फर्क पड़ता है, कर दो बहिष्कार, तुमको सिर्फ और सिर्फ 76% का नुकसान होगा, और हम तुम्हें बहिष्कार करेंगे तो हमें 2% का होगा, तो ज़्यादा हमें नहीं रोना है, रोना तुम्हें। तो वही है,
यहाँ पर भी तो यहाँ, लेकिन सेकंड फोर्थ का है तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा, इसलिए हम दोनों को अलग नहीं होना चाहिए, सऊदी अरबिया और इंडिया को। 52 बिलियन डॉलर्स का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वगैरह की बातें हो रही हैं, सारी चीज़ें हैं। थर्ड लार्जेस्ट सोर्सेज फॉर द क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम वगैरह का है, तो ये सब भी थर्ड सेकंड फोर्थ आपका रैंकिंग वगैरह भी ध्यान में रखना होगा। आगे बढ़े। विच कंट्री वॉज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू इनकॉर्पोरेट फार्मर्स राइट, यानी किसानों के अधिकारों के लिए बात करने वाला दुनिया का कौन सा देश है, जो यहाँ पे अलग थोड़ा बात हो रही है, राइट्स विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लांट वैरायटी रजिस्ट्रेशन में, ठीक है। विच कंट्री वॉज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड इनकॉर्पोरेट फार्मर्स राइट्स विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लांट वैरायटी रजिस्ट्रेशन, तो अपना प्यारा भारत, इंडिया इज द कंट्री, ठीक है। कौन सा देश है, भारत ने ही इस पे काफी बड़ी पहल की है। और यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट ग्लोबल सिंपोजियम ऑन फार्मर्स राइट आयोजित किया गया इन न्यू दिल्ली कब, 12 सितंबर 2023 को, ठीक है, जिसमें शामिल हुए एमिनेंट साइंटिस्ट, फार्मर्स एंड रिसोर्स पर्सन फ्रॉम कितने देशों से, 59 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो इसमें सारी बातें हुई किस तरीके से आपके वैरायटीज ऑफ प्लांट्स को हम कंजर्व कर सकते हैं, उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हुई, तो हमने इसको काफ़ी आगे ले गए, काफ़ी बड़े मंच पर। फिर एक सिंपल सा क्वेश्चन इसी तरीके से आते रहेंगे, हु बिकेम द फास्टेस्ट रीच 13,000 ODI रन्स, तो कहोगे सर आंख बंद करके विराट कोहली पे जाते हैं और सही जवाब बताते हैं। काफ़ी ग्रेटेस्ट प्लेयर में से एक बनते जा रहे हैं और सारे रिकॉर्ड भी टूट जाएंगे और जल्द ही जल्द सचिन तेंदुलकर के भी रिकॉर्ड टूटेंगे। रिकॉर्ड बनता है इसीलिए टूटने के लिए ही, तो हमें बचाना नहीं चाहिए रिकॉर्ड्स को। Where is the वर्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपका, किससे रिलेटेड, आपके स्टैटिक पोर्शन से, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, नेशनल पार्क्स वगैरह हो गए, इन सब के क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो केरला, कर्नाटक, गुजरात या राजस्थान, कहाँ पे वर्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो एक आपका सेपरेट वीडियो भी सोच रहा हूँ बना दूँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या और आपका किसका नेशनल पार्क वगैरह का, एक आध क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो गुजरात इज द राइट आंसर, जो वर्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे लोकेटेड है। सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। गवर्नर हैं यहाँ के आचार्य देवव्रत, भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के क्या हैं, सीएम हैं। गांधीनगर इज द कैपिटल। स्टैटिक क्वेश्चंस, नेशनल पार्क देखिए, इतने ही नेशनल पार्क आपके कहाँ पे हैं, गुजरात में। इसी तरीके से स्टेट वाइज एक बार मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। वसंदा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, मैरी नेशनल पार्क, फिर उसके बाद हो गया वेबारडार नेशनल पार्क, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर। फिर उसके बाद कौन सी है, जम्बू घोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपसे भी पूछा ही गया है, और उसके बाद शूलपानेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीआई टैग, अक्सर बात होती रहती है, कुछ ना कुछ जीआई टैग में आता रहता है, कभी कहीं का चावल, कभी कहीं का ताला, कभी कहीं का मार्कर, ठीक है। तो कुछ ना कुछ जीआई टैग मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब आपका एक पर्टिकुलर जगह का सिर्फ वहीं पर ही वो चीज़ें प्रोड्यूस होती हों या वहीं पे चीज़ें बनती हो। तो एक होता नहीं हमारे तरफ का या एक रीजन बेस पे, तो उसको जीआई टैग मिल जाता है। और जीआई टैग जब मिल गया तो उसका एकदम पूरा पेटेंट एकदम वो हो गया, क्या कहते हैं, रजिस्टर्ड हो गया। तो स्टार्ट कब हुआ ये सब, ठीक है, जीआई टैग वगैरह? तो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था इन द ईयर 2003 में। और पहला जीआई टैग किसको मिला था, यही आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। बाकी हर साल आपका आता ही रहता है, तो उससे तो हमें अपडेट ही रहना है, ठीक है। तो 15 सितंबर 2003 को सबसे पहले स्टार्ट हुआ जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैक्स इन इंडिया, ठीक है। इट केम्स इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 15 सितंबर 2023 से। दार्जिलिंग टी, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। सबसे पहले जीआई टैग किसको मिला, किसको, दार्जिलिंग टी को, ठीक है, दार्जिलिंग की जो चाय है। तो was the first Indian product to get GI tag. A GI tag is a kind of intellectual property rights, ठीक है। IPR is primarily and चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, नेचुरल और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हो, ठीक है, चाहे वो हाथ से बनने वाली कोई चीज़ जैसे मधुबनी की पेंटिंग वगैरह या अलीगढ़ का ताला या कहीं का बैट वगैरह, देखो आपका मेरठ वगैरह में काफ़ी बैट वगैरह जो बनते हैं, तो पर्टिकुलर लोकेशन में ही चीज़ें बनती हैं, ठीक है। तो उनको जीआई टैग वगैरह दे दिया जाता है क्योंकि वो जियोग्राफिकल टेरिटरी में आपकी ओरिजिनेट होती हैं या वो वहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड होती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं इसी बात पे और क्वेश्चन पूछ लेते हैं जीआई टैग से। देखिए क्वेश्चन आ गया, उड़ीसा से आ रहा। इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा द राइस वैरायटी नोन एज कोरापुट कैलेरिया,
ठीक है, काला जीरा, ठीक है, काला जीरा राइस हैज बीन ग्रांटेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, मिला है अभी हाल ही में जीआई टैग, ठीक है, क्या है, कोरापुट कलाइरा राइस नाम है। तो हाउ मेनी जीआई टैग्स आर करंटली अवेलेबल इन द स्टेट्स, यानी कितनी आपके प्रोडक्ट्स को जीआई टैग अभी तक मिल चुका है, 5, 6, 7 या फिर 8, तो टोटल आप ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर सी 7 चीजों को, ठीक है ना। कोरापुट काला जीरा राइस जो अभी हाल ही में इसको जीआई टैग मिला, 7 प्रोडक्ट्स इसके ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं, ठीक है। तो ये काला जीरा राइस आपका क्या बोला गया है, इसको प्रिंस ऑफ राइस के नाम से भी इसको बताया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। गौतम बुद्धा, स्टैटिक क्वेश्चन, गौतम बुद्धा वाज बोर्न एट, कहां पे हुआ इनका जन्म, तो कहोगे सर फिर से एकदम बढ़िया वाला क्वेश्चन पूछ लिया आपने। द नेम ऑफ द प्लेस इज लुम्बिनी, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट चारों प्लेसेस इनके काफी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, एक तरीके से धाम के रूप में ट्रीट किए जाते हैं, सबसे होली प्लेसेस हैं आपके, जब इनका जहाँ जन्म हुआ, जहाँ पे इनको एनलाइटमेंट हुआ, ठीक है, फिर जहाँ पे इनको क्या हुआ, महापरिनिर्वाण, ठीक है, तो जहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति, फिर उसके बाद जब इन्होंने घर को छोड़ा, ठीक है, रिनंसिएशन के टाइम, तो जो मेन इवेंट्स हैं, तो उससे रिलेटेड जो प्लेस हैं उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। पहला सरमन इन्होंने उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ में दिया, तो वो भी आपसे पूछ लेते हैं। उसको उस टर्म को क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, ठीक है, व्हील से उसको डिनोट किया जाएगा। जब घर से निकले, जब पैदा हुए तो कमल, ठीक है, फिर उसके बाद पेड़, जब उनको एनलाइटमेंट हुआ तो कभी कभी सिंबल वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन, तो कुछ बेसिक्स फिक्स है वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह भी बेसिक्स आपको दे दिया हूँ, ठीक है। बचपन का नाम पूछ लिया जाता है, तो क्या नाम था, सिद्धार्थ गौतम, 563 BC में जन्म हुआ, रॉयल फैमिली इन लुम्बिनी, साक्य क्लैन थे, ठीक है। तो ये सब एट द एज ऑफ 29 घर को इन्होंने छोड़ दिया, फिर मेडिटेशन किया, प्रिपरेशन किया, जैसे आप प्रिपरेशन करते हो फाइनल आप अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए, तो इन्होंने भी कई साल तपस्या की, लगातार कई दिनों तक इन्होंने क्या किया, 49 डेज तक लगातार इन्होंने पूरा ज्ञान की प्राप्ति के लिए तपस्या के मेडिटेशन किया, और फिर फाइनली जाके अंडर ए पीपल ट्री एट बोध गया इन बिहार इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। 80 साल की उम्र में फाइनली इन्होंने शरीर को त्याग दिया, और 483 BC में कहाँ पे, कुशीनगर इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो उनके इवेंट से हैं, तो इसको ध्यान में हमें रखना है, ठीक है। महापरिनिर्वाण के टर्म से यूज किया जाता है, ठीक है। और कुछ लोग का मानना है 8th ऑफ द 10 इनकारनेशन, भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हैं उसमें से एक अवतार इनको भी माना जाता है, तो यही अवतार 9 अवतार, ठीक है, ऐसा कहा जाता है। जो लोग उनको भगवान के रूप में माने तो अवतार ही माने उनको, कुछ लोग देवता के रूप में माने, कुछ लोग इनको सामान्य इंसान के रूप में माने, तो इसलिए देखिए बढ़ गया आपका हीनयान महायान 2 टर्म्स में आपका विचारों के आधार पे ही। खैर आगे बढ़ते हैं। व्हाई वाज नालंदा यूनिवर्सिटी फेमस इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, क्यों फेमस है, तो आपको पता है कि वन ऑफ द एंशिएंट यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, ज्ञान का केंद्र हुआ करता, जब दुनिया में कहीं पर भी किसी भी यूनिवर्सिटी का कोई अता पता नहीं था, तो फिर फाइनली आपका यही नालंदा यूनिवर्सिटी थी, जो काफी लोगों ने, जो नए नए राजा आए, सुल्तान आए, तो उन्होंने जला वगैरह दिया था, आपने देखा होगा बख्तियार खिलजी वगैरह। तो बुद्धिस्ट रिलीजियस फिलॉसफी सेंटर था, लगभग 11-12 हजार छात्र पढ़ते थे, दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, जिसमें माना जाता था कई लाख किताबें थी, उसको भी जला दिया गया। महीनों भर तो जलती रही वो लाइब्रेरी, सोचिए कितनी किताबें रही होंगी। तो ये सारी बातें यहाँ पे हैं। कुमार गुप्त ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी ने ही फाउंड किया था, फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी इन मॉडर्न बिहार इन द अर्ली 5th सेंचुरी में। तो एक आपका स्टैटिक क्वेश्चन, किसने फाउंड किया, ठीक है। 600 सालों तक इसका पूरा भौकाल टाइट रहा, एकदम कोई टक्कर में ही नहीं था, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी। लेकिन फाइनली जाके हर्षवर्धन के समय में, पाल मोनार के समय में इसको और पॉपुलैरिटी वगैरह मिली, पेट्रोनेज वगैरह मिला, तो समय के साथ साथ चीज़ें बढ़ती रही। फिर उसके बाद टर्किश लीडर कुतुबुद्दीन ऐबक का जर्नल था, बख्तियार खिलजी ने इसको डिमोलिश कर दिया, आग वगैरह लगा दी। फिर फाइनली इसको रिवाइव वगैरह किया गया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी इसको दर्जा दे दिया गया है यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। तो वही है सारी चीज़ें, इसका इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के दर्जे में है। आगे चीज़ें रिवाइव होती रहीं और अब लाइमलाइट में भी काफ़ी रहता है। ये भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक क्वेश्चन, हिंदी इज वन ऑफ द हाउ मेनी शेड्यूल्ड लैंग्वेज इन इंडिया, ठीक है। तो हिंदी तो है ही है,
उसके साथ टोटल जो संविधान में भाषाएं हैं, टोटल कितनी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेज हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। टोटल कितनी है? 22 है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हो सकता है। तभी हाल ही में हिंदी दिवस वगैरह मनाया गया ना, तो 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं। तो यही है सारी चीजें आपके सामने, बाकी इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ज्वाइनिंग द नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड? तो क्या है मेन पर्पज जानने के लिए? टू इंप्रूव इट्स इंटरनल डेटा मैनेजमेंट या टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द जुडिशरी? यस, ठीक है, ज्यादा कुछ हमें जानने की जरूरत नहीं, यही पर्पज है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ज्वाइन किया है एनजेडीसी को। ठीक है, क्या करने के लिए? ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द जुडिशरी सिस्टम। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट। यहाँ पे चंद्रचूड़ सिंह का, अरे चंद्रचूड़ सिंह याद आ गया, डीवाई चंद्रचूड़, क्या है ये? आपके सीजीआई, कौन से नंबर के? 50th सीजीआई है, अभी ध्यान में रखिएगा, साफ साफ यही क्वेश्चन पूछ लेगा कि इस नंबर के सीजीआई है। ठीक है, तो ये सब सारी बातें आपके सामने हैं। भारत द्रोण शक्ति, who is co-hosting the भारत द्रोण शक्ति 2023 इवेंट्स विद ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया? किसने को होस्ट किया? इंडियन एयर फोर्स ने किया, जिसमें हर एक तरीके के जो ड्रोन स्टार्टअप्स हैं अपने देश में वो लोग शामिल हुए, मिलिट्री एंड सिविल डोमेन्स के लोग शामिल हुए। आपको पता ही है कि ड्रोन की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस वगैरह हो गई है। 75 ड्रोन स्टार्टअप्स एंड कॉर्पोरेट्स यहाँ पे आपके इवेंट्स को ज्वाइन किए थे। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट डिपार्टमेंट, पब्लिक एंड प्राइवेट इंडस्ट्री, आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, ये सब आपके यहाँ पे शामिल हुए और अपनी अपनी चीजों को देखे, समझे और उसकी इंपॉर्टेंस को जाने। Which Indian states are involved in the कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स? हर एक नदी का तो अपना कोई बैरियर तो होता नहीं, ठीक है, तो हर एक स्टेट में बहती हैं। तो कुछ स्टेट कहते हैं भाई हमारा पानी इतना हम यूज करेंगे, तुम इतना करोगे, हमें इतनी जरूरत, हमें उतना जरूरत, तो मारपीट पे मामला आ जाता है। मारपीट के मतलब कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज आ जाते हैं। तो फाइनली वही उसके लिए टीडी होती है या संधि होती है, भैया तुम इतना करोगे, इतना पानी यूज करोगे। तो किस किस देश, अरे किस किस स्टेट्स में ये आपकी कावेरी जो वाटर डिस्प्यूट्स है, जैसे आपके यहाँ पे तो स्टेट हो गया, ठीक है, मान लीजिए कोई नदी आपके यहाँ पर बह रही है, तो कोई स्टेट इधर होगा, कोई स्टेट इधर होगा, कोई यूटीज भी होगा। अब ये तो हो गया आपके टेरिटरी के भीतर, बाहर की भी होती है, जैसे इंडस रिवर वगैरह हो गया, तो इंडस रिवर यहाँ पे पाकिस्तान, इधर इंडिया, हमारे यहाँ बहती है, वहाँ पे बहती है। ब्रह्मपुत्र हो गया, हमारे यहाँ बहती है, वहाँ बहती है। तो कई सारे कंट्रीज के भी बीच हो सकती है और फिर आपका स्टेट के बीच भी। तो स्टेट की बात हो रही है यहाँ पे, तो तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला एंड पुडुचेरी ही स्टेट शामिल हैं कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स में। ठीक है, इन्हीं लोगों के बीच आपस में टकराव होता रहता है। 1892 से ही ये डिस्प्यूट है, सदियों का डिस्प्यूट है, तो अभी ये सदियों तक चलने वाला है। अब मोदी जी भले कुछ करें, कुछ बड़ा नाम जैसे 370 के हिसाब से किए, उसी तरीके से हम खत्म कर देंगे। Besides G20 members countries, which of the following countries are attending the summit at guest countries? ठीक है, पूछ सकते हैं यहाँ पे, तो अभी पूछा जा रहा है कौन अटेंड कर रहा है, अटेंडिंग। ठीक है, आपसे कहेंगे कौन अटेंड किया और भी कौन सी कंट्रीज जो मेंबर कंट्रीज नहीं थी। तो आप ध्यान में रखिएगा, ये हैं आपकी वो कंट्रीज जो मेंबर कंट्रीज ना होते हुए भी अटेंड की। नीदरलैंड, सिंगापुर, स्पेन, यूएई, ओमान, बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस एंड नाइजीरिया। ठीक है, ये सब क्या थी? गेस्ट कंट्रीज थी आपकी। ठीक है, नेशनल टीचर्स डे कब मनाया जाता है? क्या सर एकदम छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिए, 5 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन हम वो पूछ ही नहीं रहे हैं। पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, व्हेन वाज द नेशनल टीचर्स डे फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन इंडिया? सबसे पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया, इन विच ईयर? तो आप क्या बताओगे? इन द ईयर 1962। ठीक है, किसके जन्म दिवस के अवसर पे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक है, तो वो सारी बातें यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन। आर माधवन, तो पता ही होगा आपको, रॉकेटरी के लिए अभी देखिए उनको फिलहाल बेस्ट मूवी से सम्मानित किया गया, नेशनल अवार्ड। तो आर माधवन हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसको आप FTII कहते हो। तो FTII स्टैब्लिश कब हुआ, फाउंडेड कब हुआ, इन विच ईयर? 1961, 60, 50 या 59? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? इन द ईयर 1960।
स्टैब्लिश इन 1960। किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर। कभी कभी पूछ सकते हैं FTII किसके अंतर्गत आता है। तो शेखर कपूर हुआ करते थे, जिनको रिप्लेस किया गया, उनका टेन्योर वगैरह खत्म हुआ। और फाइनली R माधवन, जिसकी रॉकेटरी मूवी आई, और फाइनली क्या हुई? नेशनल अवार्ड पाई। वेयर इज कर्नाला बर्ड सेंचुरी सिचुएटेड? जिस तरीके से अभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछा गया, तो स्टैटिक का पोर्शन कर्नाला बर्ड सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है? इन विच स्टेट? तो गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल या दिल्ली? द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज महाराष्ट्र। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सप्लेनेशन। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। कौन है चीफ मिनिस्टर? शिंदे साहब। फिर रमेश बैस इज द गवर्नर। नेशनल पार्क देखिए, आपके इतने सारे नेशनल पार्क हैं, ओनली 2। ठीक है, तडोबा नेशनल पार्क और नवेगांव नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपकी कौन सी है? भीमशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कमला कर्नाला बर्ड सेंचुरी एंड नजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, वाइल्ड। और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनेस्को हेरिटेज साइट्स कौन कौन सी हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है, विक्टोरियन एंड आर्ट डेको इंसेंबल ऑफ मुंबई है, अजंता की गुफाएं हैं, एलिफेंटा की केव्स हैं और एलोरा की केव्स हैं। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में टोटल कितनी हो गई? 42। देखिए बीच बीच में याद दिलाता रहता हूं। और क्या आपको दिलाएं याद? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार रेमन मैग्सेसे अवार्ड से क्वेश्चन आने ही वाला है। चाहे वो नाम पूछ लें, चाहे फिर कहाँ से थे, जो पुरस्कार पाए हैं उनका पूछ ले, क्या थे वो, किस पर्पस के लिए उनको मिला है। तो ये सब आप तैयारी पूरी रखिएगा, आपको वीडियो वगैरह भी बना दिया था। तो द ऑन्कोलॉजिस्ट फ्रॉम विच स्टेट वॉज नेम्ड एज वन ऑफ द 2023 विनर्स ऑफ द रेमन मैग्सेसे अवार्ड? कहां से बिलोंग करते थे? जो ऑन्कोलॉजिस्ट थे, ऑन्कोलॉजिस्ट मतलब आपका कैंसर रोग विशेषज्ञ। ठीक है, उनको क्या दिया गया? रेमन मैग्सेसे अवार्ड, जो गरीबों के लिए काफी हेल्प किया इन्होंने। आपके जो 15-15, 20-20 लाख का जो इलाज होता है कैंसर का, उसको इन्होंने सस्ते से सस्ता किया, फ्री किया। 50,000, 20,000, यानी जितना आपकी स्थिति उतना दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो इतनी महान कार्य करने वाले व्यक्ति को आसाम के रहने वाले हैं। नाम है इनका रवि कन्नन। नाम भी याद रखिएगा, किसको मिला है, नाम भी पूछ सकते हैं आपसे। रवि कन्नन रेसिपेंट ऑफ द, इनको पद्मश्री भी मिल चुका है, तो अब शायद आगे पद्म भूषण वगैरह भी मिले इनको। तो इनका अस्पताल है आसाम में कछर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, CCHRCC हैज बीन नेम्ड वन ऑफ द 4 winners of the 2023 रेमन मैग्सेसे अवार्ड। इट इज ऑल्सो नोन एज एशियाज नोबल कहा जाता है। ठीक है ना, एशिया का नोबल प्राइज कहा जाता है। तो 20,000 गरीब लोगों का इलाज इन्होंने अभी तक कर चुके हैं, जो काफी काबिले तारीफ है। ठीक है, Which was the first reform movement to be started in the 19th century? सबसे बड़े रिफॉर्म मूवमेंट में से एक था आपका ब्रह्म समाज। ठीक है, ये तो काफी बाद में आर्य समाज वगैरह 1875 वगैरह में हुआ। तो 1828 के आसपास हुआ ये आपका, 1828-29 में। तो सबसे पहले इसी को दर्जा दिया जाता है ब्रह्म समाज। Why did गांधी जी withdraw the नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस क्यों ले लिया? क्योंकि चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से बोला था उन्होंने कि बिना मारकाट किए, बिना हाथापाई, नॉन कॉपरेशन के फॉर्म में हमें रहना है, अहिंसा बिल्कुल भी नहीं करनी है। लेकिन यहाँ पे हो गई थी, काफी लोगों को जला दिया गया था, पुलिस चौकी वगैरह। तो गांधी जी ने फाइनली वापस ले लिया था। ओरिजिनली द महाभारत वाज नोन एज, महाभारत पुराना नाम क्या कहा जाता है, माना जाता है? तो जय संहिता। ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछा जा चुका है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। नंबर ऑफ पुराण, पुराणों की संख्या टोटल कितनी है? हाउ मेनी पुराण? तो 18 पुराण हैं टोटल, ये भी हमें ध्यान में रखना है। उपनिषद कितने हैं? 108 उपनिषद हैं। ठीक है, एपिक्स कितने हैं? 2 एपिक्स हैं, रामायण और महाभारत। ये सब बेसिक्स भी हमें पता रहना चाहिए। वेद कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, हर एक वेद के अपने ब्राह्मण्स हैं, हर एक वेद के अपने उपवेद हैं, ये भी ध्यान में रखना। अर्लिएस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया इज फेमस इन, कहाँ पे? सबसे पहले जो क्या मिले, एक्सकवेशन वगैरह के दौरान हमें सबूत मिले कि मानव सभ्यता, सबसे पहले मानव कहाँ बसे वगैरह थे, तो किस पहाड़ी में? नर्मदा वैली की घाटियों में। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। Which of the following places is famous for prehistoric paintings? प्री हिस्टोरिक पेंटिंग कहाँ पे है? सबसे पहले याद कीजिए, भीमबेटका की गुफाएं। प्री हिस्टोरिक चाहे आपका स्टोन एज का, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक कोई भी हो, हर समय आपको भीमबेटका की पेंटिंग्स वगैरह मिली हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट हैं और हमने देखा भी है। तो इतने सारे क्वेश्चंस वगैरह आपके रहे।
जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल आपके एग्ज़ाम में प्ले कर सकते हैं। तो इनको देखते रहिएगा। पीडीएफ वगैरह भी नहीं होगा तो मैं ग्रुप में भेज दूंगा, यहाँ पर भी लिंक में ऐड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से भी आपको अगर ज़रूरत होगी तो पिन कर दीजिएगा, तो मैं ज़रूर ऐड करवा दूंगा। ठीक है, बाकी कोर्सेज वगैरह क्रैश कोर्स आपके स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत ही लिमिटेड सीट्स बची हुई हैं, उनको भी ज्वाइन कीजिए ताकि आप अपकमिंग आपके जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं कैट के नॉन कैट के, उसमें 100% ले आइए और मनचाहा जगह अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लीजिए और अपना नाम रोशन कीजिए, हम सबका नाम रोशन कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती रहे, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पार्ट 2 अब जस्ट 1-2 दिन में पार्ट 2 भी ले आ देंगे, तो उसको भी आप पूरा देख, 1-2 दिन में नहीं, आफ्टर द मंथ। ठीक है, क्योंकि 1 से लेके 15 तक हमने कवर कर लिया। अब 1 से 15 के बाद आप देखेंगे कि 16 से लेके आपका मंथ के एंड तक। तो दूसरा पार्ट आपका भी तो 3-4 दिन आपके बचे हुए हैं, 25 हो गया, 4-5 दिन जो बचे हैं, उसके बाद नहीं होगा तो आखिरी दिन या 1-2 अक्टूबर तक आपको मिल जाएगा पार्ट 2। तो इसको आप अच्छे से कर लो ताकि इसमें से कोई क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल भी छूटे ना। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।